नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। हम लगातार सूर्य ग्रहण को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि आज बड़ा सूर्य ग्रहण लगा हुआ है जिसके काफी प्रभाव पड़ेंगे आगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन कैसा नजारा रहा वो आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाएंगे कि आज जब देश में सूर्य ग्रहण पड़ा तो किस तरीके का अद्भुत नजारा देखने को मिला आसमान में। हालांकि कई जगहों पर सुबह से बादल छाए हुए, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता देखी गई। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिएगा थोड़ी देर में कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण पड़ा तो उस दौरान जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आया तो किस तरीके की तस्वीरें आसमान में देखी गई। दिल्ली में आप देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली में सुबह से ही बादल हो रहे हैं और इस वजह से जो है सूर्य ग्रहण कम दिखाई दिया। लेकिन कराची, दुबई की तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चांद के आकार में ये सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं आसमान से, और वहीं कुछ जगहों पर ये रिंग ऑफ फायर के आकार में भी दिखाई दिया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत नजारा है। हालांकि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस बात को लगातार साइंटिस्ट, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें हम सीधे देखें तो इससे हमारी आंखों पर असर पड़ता है, ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अगर आपने ये नजारा नहीं देखा है तो किस तरीके की तस्वीरें बनी है। हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में खासतौर पर ये देखा गया सूर्य ग्रहण का नजारा, और रिंग ऑफ फायर के जैसा यमुनानगर और सिरसा में ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर जो सूर्य ग्रहण पड़ा, हालांकि ये 12:10 पर काफी प्रभावी रहा। कहा जा रहा है कि इसका काफी ज्यादा प्रभाव रहा 12:10 पर। हालांकि ये अब खत्म होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। 3:04 पर सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ज्योतिष जो है इस दौरान काफी सावधानियां बरतने की सलाह लोगों को देते हैं, और जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है उस दौरान भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। यही हम जानेंगे कि आखिर जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो किस तरीके से लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट पंडित अक्षय कुमार जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। मैं भी अपने खबर फास्ट के दर्शकों को और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जी, अक्षय जी, जिस तरीके से अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है 3:04 पर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इससे पहले हम लगातार ये जान रहे थे, कई सारे ज्योतिषों से मेरी बात हुई, इसके प्रभाव को लेकर हम बात कर रहे थे। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आपके आंकलन के हिसाब से जो है इस सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं, क्या 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 इसके प्रभाव होंगे। अगर हम देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बात कर ले, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोरोना काल चल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही भारत के बाकी देशों के साथ रिश्तों को लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह कि ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ता है जी। ये नहीं हो सकता कि ना पड़े। देखो, सूर्योदय होता तो हमारा शरीर उसी समय वर्क करना शुरू करता है, और सूर्यास्त हो जाता तो हमारा शरीर निढाल हो जाता है। तो ये तो सीधा एक प्रभाव है। परंतु उसी में एक अद्भुत घटना घटती है, बहुत ही सुंदर घटना घटती है, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। प्रकृति के तौर पे भी ये सुंदर घटना है, परंतु हर सुंदर चीज का लाभ हो ऐसा नहीं होता, नुकसान भी होता है। तो ग्रहण काल का जो मानव जीवन के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, कीट पतंग के ऊपर हमेशा ही उसका असर पड़ेगा। रही बात आर्थिक स्थिति की, तो मैं बहुत खुल के कहूंगा आपको आर्थिक स्थिति के बारे में। भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा है, ये ग्रहण कोई असर असर नहीं करेगा, आर्थिक स्थिति के लिए ये लाभ ही करेगा, और बहुत आगे जाकर मैं कहूंगा कि एक डेवलप कंट्री हो चुकी होगी। जी, लेकिन हम प्राकृतिक तौर पर भी देखें तो प्राकृतिक तौर पर भी ये कहा जा रहा है कि इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए, पहले तो हम शास्त्रों में चले हैं, अभी तो विज्ञान तो शोध कर रहा है इसका होगा, क्योंकि एक बार वो खंडन ही कर रहा है कि कुछ नहीं ऐसा होता। समय लगता है विज्ञान को मानने के लिए, सच्चाई तो सामने आएगी, आज आ जाए कल आ जाए, एक दिन सामने आती है। क्योंकि अभी विज्ञान की जो उम्र मैंने कल भी बताया 150-200 साल पुरानी है। इससे पहले विज्ञान का कोई शोध ही नहीं था, विज्ञान नाम मात्र ही था। इस कारण से मैं कहूँगा कि अगर वो शोध करेंगे तो उनको पता लगेगा। परंतु
आप देखिए जब ये भूकंप आता है, बृहद संहिता नाम के ग्रंथ में लिखा है कि 40 दिन के अंदर भूकंप आने की प्रबल संभावना होती है। इसको 100% नहीं तो आप 70 से 90% मानिए भूकंप आता है 40 दिन के अंदर, और 40 दिन पहले ही गतिविधियां उसकी शुरू हो जाती है भूकंप आने की। तो आप देखेंगे अभी 40 दिन पहले से दिल्ली में, भारत में, गुजरात में, कश्मीर में भूकंप आने शुरू हो गए हैं, और अगले 40 दिन के अंदर भूकंप जरूर आ सकते हैं। ये सीधा ही प्रकृति का एक असर होता है। अब देखिए, अब विज्ञान कहता है कि इसका कोई असर नहीं है, कोई बुरा असर नहीं करता, तो फिर विज्ञान क्यों कहता है कि आंखों से देखने से नुकसान होता है? आखिर कोई तो ऐसी किरणें हैं ना जो सीधी आंखों को अटैक करती हैं, जो हमें दिखाई थोड़ा देती है। अब कोरोना का ये कोरोना का वायरस हमें दिखाई थोड़ा देता है, लेकिन असर दिख रहा है उसका। आदमी मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है पूरे विश्व का। इसी प्रकार जो उसकी रेंज जो पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, उसकी रेंज बदल जाती है, दूषित होती है। इसलिए विज्ञान कहता नंगी आंखों से देखो। ऐसा अगर देखते हैं तो इसका मतलब नुकसान तो हो रहा, फिर वो नुकसान क्यों हो रहा है? ऐसा आंखें जो हमारी होती है सबसे पहले हर चीज को एक्सेप्ट करती हैं, और आंखें ही प्रेरणा करती है। किसी को आई फ्लू हो, किसी का हाथ टच हो जाए, उसको आई फ्लू हो जाएगा। भला उसने आंखें देखी तो उसका आई फ्लू हो जाएगा। ये जो दूषित करने होती हैं, जिसके प्राण चलते हैं उसको भी, जिसमें प्राण नहीं उसको भी। पहाड़ों पे भूस्खलन होता है, बारिश ज्यादा होती है, जहाँ नहीं होनी होती वहां ज्यादा हो जाएगी, जहाँ होनी चाहिए वहां पे बारिश है, क्योंकि धरती का कोई एंगल, कोई ट्रायंगल ऐसा जरूर बदल जाता है इसमें। तो और रही बात, फिर मैं विश्व की बात कहूँ, वर्ल्ड के लेवल की बात करूँ, तो मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में जहां जहां ये ग्रहण लगा है वहीं पे असर करेगा। अगर मान लीजिए किसी देश में ये ग्रहण नहीं लगा, तो वहां पे इसका कोई असर नहीं जाएगा। जहां पर जितना प्रबल होगा वहां की जनता को वैसा ही सुख दुख इस ग्रहण के कारण भोगना ही पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर पंडित जी, अगर हम भारत देश की बात करें, भारत में भी ये कुछ जगहों पर ही दिखा है जहाँ पर प्रबल तरीके से दिखा है, तो ये माना जाए कि जहाँ पर ये प्रबल तरीके से दिखा है वहाँ पर इसके ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। अब जहाँ से आया, जिस एंगल से जाके चाइना जा रहा है, अब ये एंगल तो वुहान तक। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी? मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जैसे वहां तक ही जाएगा, ये एंगल वहां तक चले जाएगा, तो क्या होगा कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित है इस ग्रहण से। देखो आप, ये देखो गुजरात से होकर, महाराष्ट्र से होकर ये इस एंगल से ऐसे जा रहा है। अगर एंगल ऐसे जा रहा है तो उसी पर जहाँ पे कोरोना का प्रभाव ज्यादा है। आप देखो ये पूर्व में नागालैंड की तरफ, उधर देखो इसका असर ही नहीं है। अगर इसको देखो मलेशिया पे, थाईलैंड के ऊपर देखो, इसका असर नहीं है उतना। जिस पे प्रबल रहा है वहीं पे बीमारियां, वहीं पे ही कष्ट ज्यादा आएंगे, लाभ भी वही होगा। लेकिन अगर मैं इसको केवल भारत से जोड़कर देखो तो भारत के लिए ये ग्रहण बुरा साबित नहीं होगा, अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो राजा और देश की दोनों का ही ये देखना पड़ता है ग्रहण किसको असर कर रहा है। तो देश के लिए शुभ है। हमारा राजा इस समय क्या है, तो हमारा नरेंद्र मोदी है, जिसको हम आधुनिक शब्दों में प्रधानमंत्री कहते हैं। पहले जमाने में हम किंग राजा कहते थे। इस कारण से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी है। उनका चंद्रमा नीच का है, इस कारण से उनको ये असर नहीं करेगा। अगर सूर्य नीच होता उनकी कुंडली में तो ये ग्रहण भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता था। और इस समय जो लगा वो मिथुन राशि में लगा है चंद्रमा, इसलिए भारत को चिंता कोई करने की जरूरत नहीं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी, लेकिन धीरे से सुधरेगी, क्योंकि भारत की कुंडली के अनुसार ये दूसरे भाव में लग रहा है, कुंडली के दूसरे भाव में। तो यहाँ पे जो जनता, पड़ोसी, अब ये नुकसान किसको करेगा? पड़ोसियों को करेगा, हमें नहीं करेगा। हमारा पड़ोसी कौन है? नेपाल है। हमारा पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है। तो अक्षय जी, जिस तरीके के अभी रिश्ते हमारे भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो क्या ये माने कि इसका हम पर प्रभाव ना होके चीन पर पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित होगा। आप देखिए, हमारे अगर 22 आदमी शहीद हुए तो उनके 40 से ऊपर हुए, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जबकि हम उनके ही दायरे में थे। चारों तरफ से गिरने के बाद भी हमारे ये ग्रहों ने ही तो ऐसा किया जी, जो कि हमें इतना लाभ दिया जी। और हमारी वीरता से तो वो डरता है चाइना। और क्यों डरता है? जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन अब जब सूर्य ग्रहण जो है अपने खत्म होने के पड़ाव में आगे बढ़ रहा है, इसमें ये कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस दौरान हमें कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जब खत्म होता है तो उस दौरान भी लोगों से कहा जाता है कि सावधानियां बरतें। और क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, वो भी मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो किस तरीके से वो शुद्धिकरण करें सब चीजों का।
देखिए, सबसे पहले जब ग्रहण शुरू होता है ना जी उसी समय शुरू होने के साथ ही स्नान करना चाहिए। जी जब हम स्नान करेंगे तो ग्रहण जो हमारा पहला प्रभाव जो बॉडी में हमारे शरीर में वो समाप्त हो जाता है, तो नए प्रभाव को वो जल्दी ग्रहण कर लेता है और जो बुरा असर नहीं होता। ठीक ग्रहण के बाद फिर से स्नान करना चाहिए। जी लेकिन इसके दरमियान में जो सबसे अच्छी चीज होती है ना ग्रहण काल में, वो है पूजा पाठ और दान। इसमें जो दान और पूजा पाठ करना और बाकी जो एक्टिविटी होती है, कार्रवाई जो होती है पारिवारिक सामाजिक, उसको बंद कर देना और उसमें जो प्रकृति के तौर से प्रकृति से जुड़कर अच्छे कार्य को सोचना या करना, या परमात्मा का मेडिटेशन करना, जप करना, कोई अनुष्ठान करना, उसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया। इस समय पे गरीब आदमियों को दान करना, मंदिरों में दान करना, लेकिन मंदिर बंद होते हैं तो ब्राह्मण के लिए, मंदिर के लिए निकाल के रख लेते हैं। तो जब जैसे ही ग्रहण होता है, मोक्ष काल होता है, उसके बाद नहा धो के स्नान करके वो सामग्री को दान करना है। और ग्रहण के समाप्ति के बाद उस ग्रह का कोई प्रभाव नहीं रहता जब हम स्नान कर लेते हैं। यानी ग्रहण से पूर्व भी हमने स्नान किया ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, और जो अगर कोई हमारे बॉडी में, शरीर में, परिवार में, घर में कोई ऐसी कॉस्मेटिक कोई रेंज आ गई है जो दूसरी तरह ठीक नहीं है, तो उसको भी स्नान करने के बाद अपने शरीर को दोबारा शुद्ध करना। तो ये कारण है कि ग्रहण के बाद दान, वैसे तो ग्रहण के बीच में दान करते हैं, मोक्ष जब खग्रास पूरा होता है तब ये दान का, तब वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। जैसे 12 बजे के लगभग ये पूरी तरह पीड़ित था। जो अद्भुत नजारा था वो 12 बजे के करीब का था। जो रिंग बनी, कंगन बना, वो 12 बजे के करीब था। बड़ा सुंदर नजारा रहता। परंतु सुंदर नजारे का मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो लाभदायक है, नुकसान भी करेगा। फल कितना भी अच्छा हो, कितना मीठा हो, अगर थोड़ा सा भी वो खराब हो जाए तो खाने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार इसमें सुंदरता को ना देखा जाए, प्रकृति को देखा जाए, वेदों को जाना जाए कि ग्रहण का मतलब होता है किसी और को हमने भक्षण कर लिया, किसी के ऊपर हम सवार हो गए, वो आदमी को जीरो कर दिया। इस समय सूर्य देवता, अन्य देवता जो है प्रकोप में आ जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, उसमें चक्र जो होते हैं जैसे उनकी कैद में हो गई। यही कारण है कि जो देवता परेशान होते हैं, देवता अपना स्थान ढूंढते हैं, अपने बल को बढ़ाने के लिए तप करते हैं, जप करते हैं, ताकि बल बढ़कर उसकी ग्रहण से अपनी रक्षा कर सके। यही कारण है कि उस समय उनको डिस्टर्ब ना करें, और इसी कारण से मंदिरों को बंद किया जाता है। इस समय देवता भी खुद ध्यान अवस्था, पूजा की अवस्था में होते हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और फिर मंदिरों के कपाट खोलने से पहले मंदिरों को धोया जाता है। परमात्मा की, ईश्वर की मूर्तियों के कपड़े बदले जाते हैं ताकि उनमें वो कोई दूषित किरणें ना हो, क्योंकि वही तो प्रतिफल सामने आएगा। अगर देवताओं की मूर्तियां शुद्ध रह गई और सामने भक्त आकर देखेगा, तो कोई ना कोई ऐसा वायरस जो हमें दिखाई नहीं, जो लाखों करोड़ों गुना बड़ा हो सकता है, जो दिखाई नहीं देता, वो हमें भी नुकसान कर सकता है। इसी कारण से ग्रहण के बाद मंदिरों की, इंसान की शुद्धि करना जरूर कहा गया। पशु पक्षी तो खुद स्नान कर लेते हैं, उनको इस चीज का हमारे से ज्यादा ज्ञान है। पशु पक्षियों को पूर्व ही ज्ञान हो जाता है, भूकंप कब आएगा, बारिश कब आएगी, या फिर ये ग्रहण का भी उनको पता आता है, वो अपना पहले ही बंदोबस्त कर लेते हैं। एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी उसको पता है कि 1.5 महीने बाद इतनी बारिश आएगी, वो अपना अन्न जाकर अपनी बिल में छुपा लेता है, जमा कर लेता है। यही कारण है कि ग्रहण काल जो है एक सूचना देता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं आ रहा, आप सावधान हो जाओ, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, ध्यान करो, मंत्र जपो, सिद्धि करो और अच्छी बातों को सोचो। ऐसा कुछ ना देखो कि आप पिक्चरें देखो या आप कोई कटाई करो या चलो सिलाई कर लेते हैं, इन चीजों से नुकसान ही होगा, क्योंकि विशेष जो इस पे भी मैं तर्क आपका जानना चाहूंगी, क्योंकि ये चीजें भी हमने बहुत बार सुनी है कि जब ग्रहण पड़ता है तो इस तरीके की गतिविधियां नहीं करनी चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए, चाकू से कोई चीज काटनी नहीं चाहिए, खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए ये कहा जाता है। पुरुषों के लिए भी है, ऐसा नहीं है क्या पुरुषों के लिए मोबाइल आ गया जी। अब देखो, अगर वो मोबाइल देखा, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको मैगजीन में पढ़ा कि बच्चों की जो आंखें ये गेम खेलते हैं वो थोड़ी थोड़ी तिरछी होनी शुरू हो गई हैं। तो बताओ, अगर इस ग्रहण काल में पहले ही मानव का शरीर थोड़ा दूषित हो गया करने का, और ऊपर से हम 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे मोबाइल इसका लाभ उठाए, कोई पिक्चर देख लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं, या कुछ व्हाट्सएप वगैरह जैसे कुछ भी करें, तो उसका आंखों के ऊपर आम समय के मुकाबले में ज्यादा असर पड़ेगा, ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिकल में भी है, ऐसा विज्ञान भी कहता है। और ज्योतिष शास्त्र तो और धर्म शास्त्र तो कहते हैं कि नहीं, आप पूजा पाठ करो, कुछ ना करो, हवन करो, यज्ञ करो, कुछ नहीं करना। अपने कोई भी किसी भी अवस्था में बैठे
मंदिर में नहीं, मंदिर तो मंदिर के बाहर जो आंगन होता है उसमें बैठे पुजारी लोग वहां पे जप करते हैं। यंत्रों का निर्माण होता है, तंत्र का निर्माण होता है, मंत्र की साधनाएं होती हैं, गुरु दीक्षा होती है, गुरु के दिए मंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए अगर इस समय कोई एक मंत्र भी आपने जप लिया समझ लो 1 लाख के बराबर वो मंत्र होता है। मान लो कोई चीज जैसे गायत्री मंत्र है, 24 लाख करने पर एक पुष्टि सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर आपने यहाँ पे 24 बार गायत्री का मंत्र भी जप लिया, 108 बार भी जप लिया, तो समझ लीजिए आपके एक पुष्टि के बराबर, एक सिद्धि के बराबर वो गायत्री मंत्र है। वो गायत्री मंत्र आपके बॉडी के ऊपर, ये तो विज्ञान मानता है कि मंत्र का आदमी के मन के ऊपर, उसके बल के ऊपर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इस ग्रहण काल में वो जो वायरस होगा या कोई ऐसी किरणें होंगी, ऐसा कोई वातावरण होगा जो हमें तत्काल लाभ देता है। इस कारण से ग्रहण काल को अगर शुभ मानना है तो व्यक्तिगत जीवन में अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जप तप करना चाहिए। उससे हमें सभी को लाभ होगा, हमारे को लाभ होगा, हमारे समाज को भी लाभ होगा। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो ग्रहण के दुष्प्रभाव होते हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। अगर हम राशियों की भी बात करें तो राशियों के हिसाब से ये किसके लिए फलदायी होगा, किसके लिए नकारात्मक, किसके लिए सकारात्मक? ऐसा है कि कुछ राशियां जब सभी के लिए तो बुरा नहीं होता है ग्रहण। मैं ये कहूँ तो कि जैसे अब इसको मान लिया जाए मेष राशि के लिए, इसके लिए थोड़ी निंद्रा की कमी आ सकती है, नाश, उसकी निंद्रा का नाश हो सकता है, मानसिक उसको तनाव हो सकता है, घर में कलह होता है, कोई कष्ट हो सकता है। परंतु वृष राशि के लिए तो ये अगली राशि वृष राशि जो भारत की राशि मान लीजिए, तो इसमें तो कार्य वृद्धि होगी, मान सम्मान में लाभ होगा। हाँ, कुटुंब का, क्योंकि अगर पड़ोसी में कष्ट है तो कुटुंब में कोई कष्ट आ सकता है, उसको कोई धन की हानि हो सकती है, आपकी निजी हानि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आज आपका धन पड़ा है किसी के पास, आपने लेना है, वो कहेगा जी मैं तो अब अगले महीने दूंगा। इसको हानि ना कहे, थोड़ा विलंब कहे तो ज्यादा लाभ हो। ठीक इसी प्रकार अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो उसको चोट लगने का योग है। अगर उसका कोई शत्रु है तो उसको हानि भी पहुंचा सकता है, उसको शरीर कष्ट, धन हानि, मान सम्मान में हानि हो सकती है। तो यानी अगली राशि के लिए फिर खराब। और कर्क राशि आ गई, उसके लिए भी धन के लिए ठीक नहीं पर मान सम्मान के लिए अच्छा है। वाहन से कष्ट, अगर ये राशि वाला, कर्क राशि वाला आज के दिन गाड़ी चलाए और 100 आदमी कर्क राशि वाले चलाए, उसमें से 20-25 के एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनको लग सकती है, इसलिए वो ना चलाएं, सावधानी रखें। और अगर इसी को मैं सिंह राशि में लूं तो उसको भी थोड़ा कष्ट आ सकता है, धन की हानि हो सकती है, भाग्य की हानि हो सकती है, या भाई बहनों को कोई कष्ट हो सकता है। ऐसे में अगर कन्या राशि को लूं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सुख का योग है। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता आज के दिन वो प्लानिंग कर ले तो उसके लिए तो बहुत बड़ा लाभदायक है, उसको गाड़ी सस्ती मिल सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी का सौदा भी कर ले, किसी से बात करे ये 40 दिन के अंदर अंदर, तो उसको वो लाभ बहुत पहुंच सकता है। ठीक तुला राशि के लिए भाग्य में हानि है, लेकिन तीर्थ यात्रा का योग बड़ा अच्छा है। मानसिक कष्ट जरूर होगा परंतु कार्य में उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक तुला राशि के लिए भी मानसिक कष्ट, अपमान, परंतु कार्य वृद्धि है। अब वृश्चिक राशि में सुख की हानि है पर खर्चा ज्यादा होगा, चोट हानि का है। इसका मतलब वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा बुरा है। जैसे प्रधानमंत्री जी अगर यात्रा करें उनके लिए निषेध है, अब उनकी सुरक्षा हमने बढ़ाई हुई है ज्यादा, तो ये सही किया हुआ कि उनकी सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक धन राशि के लिए जीवन साथी अर्थात पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति को ये कष्ट हो सकता है, लेकिन बाकी उसको सारे लाभ ही आमदन में बहुत बड़ा होगा, शत्रु की पराजय हो जाएगी। और मकर राशि वाले को तो बड़ा लाभ पहुंचेगा, वो छोटी गाड़ी खरीदने जाएगा, 5 लाख और 20 लाख की लेके आएगा, उसके लिए प्रॉपर्टी का योग बड़ा अच्छा है। ठीक तो इसी प्रकार कुंभ राशि के लिए संतान को कष्ट हो सकता है, थोड़ी मानसिक कष्ट हो सकता है, बाकी सब में उसको लाभ ही लाभ है, धन का लाभ है। मीन राशि के लिए शारीरिक अवस्था और माता को कष्ट होगा, थोड़ा चोट का योग है, लेकिन उसके लिए निजी तौर पे बड़ा लाभदायक है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अगर देखा 4-5 राशियों को छोड़ दिया जाए, 6 राशियों को बड़ा लाभदायक है, इसलिए उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। अब इसी ग्रहण काल में वो 6 राशियां जप करें तो उनको ज्यादा लाभ होगा, और जो 4 या 5 राशियां जो है जिनको कष्ट है उनका कष्ट कट जाएगा। तो ये इतना हम कर सकते हैं। अगर हमारे गाड़ी चलाते थे कि जरूरी नहीं कि हमारे से ही एक्सीडेंट होगा, सामने वाला भी तो हमें मार सकता है, हमारी गाड़ी में लगा सकता है और हम जाने को पीछे से मार सकता है। इसको बोलते हैं कि ग्रह जब ज्यादा खराब हो तो आपकी गलती ना होते भी तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ग्रहण काल में इन चीजों से, ग्रहण काल का मतलब है कि अगले ग्रहण तक जब नया ग्रहण आएगा उस तक इस समय जो आप जहाँ पूजा दान करेंगे
अगले ग्रहण तक आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आपको लाभ होगा। और अगले ग्रहण तक जिनको बुरा है उनको कष्ट नहीं आएगा, उनके लिए वो शायद अगला ग्रहण अच्छा आ यहाँ पर बात की है तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब 5 जुलाई को जो है अगले महीने चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो क्या उसके पड़ने से इसके प्रभाव खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, एक ग्रहण के बाद दूसरे ग्रहण के बाद जब जैसे चंद्रमा का ग्रहण आएगा जुलाई में जी, तो इसका प्रभाव तो नेचुरल अपने आप समाप्त हो जाएगा जी। इससे पहले क्या, क्योंकि 1962 में भी इस तरीके का ही ग्रहण पड़ा था, तो क्या उस दौरान भी ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति सेम ऐसी ही थी या उसमें फर्क था, इसमें फर्क है? नहीं, मैं आपके बहुत अच्छी बात पूछी है और बड़ी गहरी बात पूछ ली आपने जी। 1962 में हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और वो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री, उनका कर्क लगन था, उनका चंद्रमा खराब था और लगन में उच्च राशि का बृहस्पति था। तो उस समय जो उन्होंने दान पुण्य की अच्छी की, जैसे यूएनओ में हमें सीट मिल रही थी इसके लिए, वीटो के लिए, तो उन्होंने चाइना को जी चाइना को दे दो, हर बात चाइना को दे रहा था। तो वो कर्क लगन चंद्रमा के कारण ही तो मूर्खता हुई थी। अगर वो उस समय उनका ग्रह बलवान होता तो ये उल्टा हो जाता, तो तिब्बत शायद हमारे में भी आके शामिल हो जाता। और दूसरी गलती जो आज नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, उस समय वो भारत के तरले काट रहा था, मिन्नत कर रहा था कि मुझे अपने इंडिया में शामिल कर लो। तो उनका चंद्रमा खराब था, इस कारण से उस समय के निर्णय गलत हो गए। मोदी जी के भी चंद्रमा अच्छा नहीं है, परंतु इस समय जो ग्रहण काल है ये मोदी के लिए अच्छा है, हमारे भारत के लिए अच्छा है, पर चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए बुरा है। नेपाल के तब बुरा होगा जब चंद्र ग्रहण होगा, तो नेपाल को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं भारत के साथ रहूंगा कि चाइना के साथ रहूंगा। उस समय नेपाल की इरादे बदल जाएंगे, नेपाल को भारत की शरण में दोबारा वही मित्रता वाला व्यवहार करना पड़ेगा। उस चंद्र ग्रहण का हमें लाभ होगा। लेकिन मोदी जी के जो समय शारीरिक कष्ट या हमारे देश के लिए कुछ बीमारियों के लिए ठीक नहीं रहेगा। यही कोरोना जो है दोनों ग्रहणों के साथ ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा, यानी इसका असर आप सितंबर में देखोगे, फिर नवंबर में देख लेना। और 2-2.5 साल के बाद जैसे आज डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ऐसे एक साधारण बीमारी के तौर पर हमारे साथ चलेगा। जानलेवा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इस ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का हमारे कोरोना पर सीधा असर जाएगा। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो दिसंबर में जो 26 दिसंबर को शायद वो ग्रहण आया था, वहां से ही ये बीमारी ज्यादा बढ़ी है। 26 दिसंबर तक तो चाइना में भी तो कंट्रोल में था जी। जैसे ही ग्रहण आया चाइना से एकदम फैल गया और पूरे विश्व की ओर बढ़ गया। अब ये एकदम कम होना शुरू तो नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण और इसके बीच में ये धीरे धीरे समाप्त होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रहण प्रकृति के लिए बहुत अच्छा भी होता है, प्रकृति के लिए बुरा भी होता है। जहाँ पे अब मान लीजिए अब रेगिस्तान में बारिश हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं होगा जी। तो कभी कभी ग्रहण ऐसे भी कर देते हैं जिसका कभी लाभ या हानि नहीं होती। लेकिन मनुष्य जो जीवंत है, सबसे ज्यादा भावुक है, सबसे ज्यादा कार्यशैली उसकी पुरुषार्थ है, सभी योनि से उत्तम माना गया। इसलिए ग्रहण का लाभ हानि मनुष्य को ही ज्यादा ही सहनी पड़ती है और ज्यादा लाभ हानि उसको सहनी पड़ेगी जो जो ग्रहण आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अक्षय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ पंडित जी अक्षय कुमार जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया। हालांकि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के नाम से कुछ लोगों में थोड़ा डर का माहौल भी होता है, लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं। लेकिन हालांकि कुछ राशियों पर इसका थोड़ा बहुत नकारात्मक असर होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा ग्रहण पड़ेगा ये प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि 5 जुलाई को अगले महीने चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो उसके बाद जो अभी इसका जो असर है सूर्य ग्रहण का, वो अगले ग्रहण तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से भारत में फिलहाल स्थिति बनी हुई है, उनसे भी भारत को जल्द ही निजात मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।